बच्चों हम लोग थोड़ा लेक्चर जो इसके पहले वाला हुआ था एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि उसमें हम लोग ने किया क्या था। जैसे आपके पास एक वाई एक्सिस थी, एक एक्स एक्सिस थी, और हमने आपके सामने एक कर्व का फॉर्मेशन किया था रेंडमली। जो कर्व का फॉर्मेशन किया था रेंडमली, वो कर्व कुछ आपको इस तरह से मैंने बना करके दिया था, और मैंने कहा था ये कर्व जो एरिया बाउंड करता है, तो सबसे पहले कई बच्चे ये समझते हैं कि एरिया जो है ये कर्व की जो लाइन है इसका एरिया निकालना है। मतलब कई बच्चे को ये डाउट होता है कि अगर हम इस कर्व से बाउंडेड एरिया कह रहे हैं तो उसका मतलब वो समझते हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन है इसका एरिया निकालना है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर हम किसी भी कर्व से एरिया पूछ रहे हैं कितना बाउंडेड है और वहां पे सिर्फ एक अकेला कर्व है, तो इसका मतलब उस कर्व ने एक्स एक्सिस पर जितना भी पोर्शन शेड किया है वही आपका एरिया कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया आपका, अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो एरिया आप अगर यहाँ से यहाँ तक लेना चाहें तो एरिया आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले सकते हैं। और इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि एरिया आप कहाँ से ले रहे हैं, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक एरिया लेना चाहते हैं। तो यानी आपका शेडेड एरिया जो भी होता है, जो भी कर्व होता है, वो अबव एक्स एक्सिस जितना भी एरिया उस कर्व के अंदर आ जाता है वही आपका एरिया कहलाता है। अगर हम इस एरिया को निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें कर्व की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कर्व की डेफिनेशन क्या है। कर्व की डेफिनेशन होती है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व की डेफिनेशन है। अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो अचानक आ कैसे जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन ये लेते हैं कि हम लोग कुछ x की डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं dx का। तो किस तरह से करते हैं ये आपकी स्क्रीन पे पूरी तरीके से विजिबल होगा। ये देखिए x की डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर हम करते हैं dx का। और अगर आप इसको पूरी तरीके से और समझना चाहें तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका फॉर्मेशन करिए। देखिए x की डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं dx का, और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम एक छोटे से एलिमेंट का एरिया क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये कर्व यूनिफॉर्म तो है नहीं, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये सर्किल है, ना ये हाइपरबोला है। ये कर्व कोई डिफाइन नहीं है। जब कर्व कोई डिफाइन नहीं होता है, आर्बिट्रेरी कोई भी कर्व हो सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x की डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कट करते हैं dx का। तो x की डिस्टेंस पे जब हम dx का एलिमेंट कट करेंगे तो dx का एलिमेंट वो कुछ इस तरीके से अभी मैंने आपके सामने कट किया है। तो x की डिस्टेंस पे मैंने ये dx का एलिमेंट कट किया है। इसकी जो थिकनेस है वो dx है, इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, अब हम इस छोटी सी स्ट्रिप को कहते हैं कि इसका dx लेंथ इतनी छोटी है कि ये एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट होने लगती है। ये किसकी तरह ट्रीट होती है, एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट होने लगती है, क्योंकि हम एक छोटी सी स्ट्रिप को, ये जो अभी हमने कट की है, उसको हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, हम इसका एरिया लिखते हैं। और इसका एरिया लिखना आपके लिए काफी आसान काम है, क्योंकि आप क्या कहेंगे कि सर आप ही ने अभी बताया है कि x की डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट आपने कट किया है। तो अगर हम x की डिस्टेंस पर देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि x पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो x पर उस फंक्शन की वैल्यू होगी fx। x पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx होगी। तो अगर आप x पर उस फंक्शन की वैल्यू देखें तो उसको आप fx भी कह सकते हैं और उसको आप y भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली लेंथ कितनी है जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, तो आप कहोगे सर ये जो लेंथ है ये लेंथ है x की डिस्टेंस पर, जो फंक्शन की वैल्यू है वो है y, जिसको आप fx भी कह सकते हैं। तो उसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो लेंथ है जिसको मैं अगेन ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं, ये लेंथ है y, जिसको हम fx भी कह सकते हैं। और जो विड्थ है वो है dx, जो अभी मैंने फिर से मार्क की है dx।
और अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम इस छोटे से एरिया को निकालेंगे तो ये छोटा सा एरिया क्या होगा, ये होगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि जो लेंथ है वो y है और जो ब्रेथ है वो dx है, ये छोटा सा एरिया है। तो आपने क्या किया कि कर्व के यूनिफॉर्म ना होने की स्थिति में, क्योंकि अगर रेक्टेंगल पूरा होता तो हम उसका एरिया निकाल लेते लेंथ इनटू ब्रेथ करके, है ना, सर्किल होता पूरा तो हम पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेते, लेकिन कोई डिफाइंड कर्व तो अभी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। हम x की डिस्टेंस पे dx एलिमेंट की विड्थ लेते हैं और x की डिस्टेंस पर हम क्या लेते हैं, उसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू एक्स पर fx, जिसको हम y भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका एरिया है वो बन गया छोटा सा एरिया, जिसको हम कह सकते हैं dA, और वो dA बन गया आपका y dx। अब हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट एरिया निकालना चाहेंगे, मतलब डीए से ए निकालना चाहेंगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया आप कहां से कहां तक निकालना चाहते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको डिफाइन किया, ये एरिया आप x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक निकालना चाहते हैं, यानी x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी, ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी। तो आपने अभी एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है और बाकी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स का एरिया निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक। तो आपका ये जो छोटा सा एरिया है वो एक कंप्लीट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एरिया बन जाएगा इंटीग्रेशन y dx। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम इंटीग्रेशन में एरिया जो है वो y dx क्यों लिखते हैं, उसका क्या रीजन होता है। हालांकि इसकी कोई प्रूविंग नहीं पूछता है, लेकिन अगर ये हाइपोथेटिकली आपको क्लियर होगी तो इससे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में स्ट्रिप लेने में आसानी मिलेगी। क्योंकि हमसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर अभी तो आपने स्ट्रिप जो ली है वो y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये जो बेटा है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कब लेंगे, जब आपका जो एरिया बाउंडेड होगा वो ऑन दी y एक्सिस होगा। अभी आपका एरिया बाउंडेड क्या है, ऑन दी x एक्सिस, लेकिन कभी कभी एरिया आपका क्या होगा, ऑन दी y एक्सिस। तो इस तरह के कर्व का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने फिर से आपके सामने एक एक्सिस कंसिडर कर ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनका नामकरण कर दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैंने आपके सामने एक कर्व का फॉर्मेशन किया, ये देखिए एक कर्व का फॉर्मेशन मैंने कुछ इस तरह से किया है, जिसको मैं दोबारा फिर से ट्रेस कर देता हूं। मैंने अभी आपके सामने एक कर्व का फॉर्मेशन किया है, ये कर्व का फॉर्मेशन किया है। तो कर्व का फॉर्मेशन अभी सही से नहीं हो पाया है, तो मैं दोबारा फिर से करने की कोशिश करता हूं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्व, ये मैंने कर्व का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपको ये देखना होगा ये कर्व कितना एरिया बाउंड करता है। अब जाहिर सी बात है ये एरिया जो बाउंड करेगा वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो एरिया जो अपना बाउंड करने जा रहा वो ऑन दी वाई एक्सिस होता है, ये चीज है। कहने का मतलब ये है कि कर्व ये ऑन दी वाई एक्सिस पे भी आपको कंप्लीटली नजर आ सकता है, ये क्लोज कर्व भी हो सकता है और ये वाई एक्सिस पे ही क्लोज हो रहा होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऐसे केसेस में आप में कर्व का फॉर्मेशन बदलने की वजह से क्या होता है, स्ट्रिप बदल जाती है। यानी पहले आप जो हो रहा था स्ट्रिप ले रहे थे x की डिस्टेंस पर dx की स्ट्रिप ले रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, आपके पास y की डिस्टेंस पर, तो आपका y क्या है, ये मैंने आपके सामने वाइल बना दिया है, दिस इज y की डिस्टेंस पे। अब आप जो स्ट्रिप कंसिडर करेंगे वो होगी dy की स्ट्रिप्स। किसकी स्ट्रिप होगी, dy की स्ट्रिप। तो y की डिस्टेंस पे आपके पास जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ है dy, जिसको मैंने अभी डार्क किया है। अब आप कहेंगे सर अगर हम इसको छोटी सी स्ट्रिप को सिमिलरली आपके पैटर्न से ही क्या मान लेंगे, इसको हम एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब दिस इज बिहेव्स एज अ एक रेक्टेंगल, क्योंकि हम कहते हैं कि आपका जो dy है वो इतना छोटा है कि एक को आप रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया तो सभी लोग जानते हैं,
वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ आपकी dy है और y की डिस्टेंस पर आपका जो ये फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा, ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी आपके पास, x इज इक्वल टू fy करके होगी। पहले y इज इक्वल टू fx करके थी, अब x इक्वल टू fy कर पे होगी, यानी y पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fy होगी। fy यानी कि x होगी, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो बन जाएगी x। क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। इसका मतलब अब आप यहाँ पे क्लियर कट कर सकते हैं, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, इसको आप लिख सकते हैं dA, और इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया जो dA होगा वो बन जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपकी x है और ब्रेथ आपकी dy है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट सामने होगा। तो कहां से कहां तक अगर आपको एरिया निकालना है, आप लेट कर लीजिए, आपको एरिया निकालना है x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। कब कहते, जब यहाँ पर dx होता तब x की लिमिट होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, dx नहीं है, यहाँ पर dy है। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे, आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो आपकी लिमिट होगी वो y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b तक होगी। तो बेटा यहाँ पे जब dy आता है उसमें लिमिट्स y की होंगी, y इक्वल टू a से लेकर के y इक्वल टू b तक होंगी, और इस तरह से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पूरा एरिया यानी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो है वो के कंप्लीट एरिया आपको दे देंगी a, और आपका एरिया इस तरह से डिफाइंड हो जाएगा। और अगर आप इसमें x की वैल्यू डालना चाहें तो x की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है आपका fy है, तो x की वैल्यू जब आप डालेंगे fy dy, तो ये बेटा आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर जो आपने स्ट्रिप देखी, यहाँ पे जो आपने स्ट्रिप देखी है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो दो तरह की स्ट्रिप्स होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स और एक होती है वर्टिकल स्ट्रिप्स। अब यह आपको देखना होता है कि कर्व का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है और हमें किस तरह की स्ट्रिप लेने की जरूरत है, हमें किस तरह का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, यह आपको समय चेक करना पड़ता है कि अगर आपका एरिया ऑन एक्स एक्सिस है तो आपका फॉर्मूला होगा y dx, और अगर ऑन द एरिया आपका y एक्सिस है तो आपका एरिया होगा x dy। तो इस तरह से आपको ये शुरुआती थ्योरी होती है जो बच्चों को हम लोग दूसरे टर्न पे सिखाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो आपको आज के बाद याद रखना होगा कि कोई भी अगर बोलता है कि इंटीग्रेशन y dx तो वो तो एरिया देता है, और अगर आपके पास अगर कोई बोलता है इंटीग्रेशन x dy तो उसका मतलब वो भी एरिया दे रहा है। बस फर्क ये है, एक एरिया ऑन द एक्स एक्सिस होगा और एक एरिया ऑन द y एक्सिस होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बिटवीन टू कर्व्स वो तो क्लियर कर ही दिया था कि पहले कर्व का पूरा एरिया निकाल लो, फिर दूसरे कर्व का पूरा एरिया निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, तो वो एरिया आ जाता है जो उनके बीच में बाउंडेड एरिया होता है। तो बाउंडेड एरिया का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं तभी आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन bounded by ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, and straight line x by a plus y by b is equal to 1। ये तो सबसे पहले अगर आप ये एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे दो कर्व्स का फॉर्मेशन दिया है, पहले आप कर्व का फॉर्मेशन आप खुद कर लीजिए, उसके बाद करिए। तो आपके पास पहला वाला एलिप्स है, तो एलिप्स का फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया था कि एलिप्स का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। तो एलिप्स का फॉर्मेशन आप भी करिए। तो आप अपनी कॉपी में एलिप्स का फॉर्मेशन आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग करिए, या आपकी कॉपी में मैंने एलिप्स का फॉर्मेशन कर दिया है। उसके बाद बहुत ही आसान काम होता है,
इलिप्स की इक्वेशन आपको पता है और जो दूसरी लाइन है वो भी आपको इक्वेशन पता है। तो थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दीजिए तो आपको बिल्कुल एरिया पूरा नजर आने लगेगा। तो मैंने बताया था इलिप्स में मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 -a,0 और ऊपर होता है 0,b और नीचे होता है 0,-b 0,-b नीचे भी होता है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। पहला कर्व का फॉर्मेशन हो गया है, दूसरे कर्व का भी फॉर्मेशन आप जानते हैं क्योंकि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होता है जहां x के नीचे होता है x एक्सिस इंटरसेप्ट और y के नीचे होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी वाली लाइन को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। वो ड्रॉ करते हुए ये लाइन आपकी स्क्रीन पे मैंने क्लियर कर दी है। आप देख सकते हैं उस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनसे जो एरिया बाउंडेड है वो बाउंडेड एरिया आपको बड़ा वाला नहीं चाहिए, वो बाउंडेड एरिया आपको छोटा वाला चाहिए। तो छोटा एरिया आपका कौन सा होगा उसको मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज योर स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है, जो दोनों के बीच में बाउंडेड है। और आपको लिमिट्स भी क्लियरली नजर आ रही है कि आपकी लिमिट क्या है। आपकी लिमिट है एक्स एक्सिस की लिमिट बी से लेकर के ए तक। क्या बी से ए है? बी तो वाई की लिमिट है। एक्स की लिमिट स्मॉलेस्ट है 0, 0 से ए। तो एक्स की लिमिट है आपकी 0 से ए। तो आप इस एरिया को निकालना जानते हैं क्योंकि पिछले टर्म पे आपने इतना तो पढ़ रखा था। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन तो आपके लिए काफी आसान सा काम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप की तरह से सोचना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार स्ट्रिप की तरह भी बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सोचना होगा। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप के लिए सोचेंगे तो मैं स्ट्रिप का फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो अगर आप एक कंप्लीट स्ट्रिप देखेंगे तो वो एक कंप्लीट स्ट्रिप आपकी कुछ इस तरह से होगी। अगर हम लाइन को ना कंसिडर करें तो बिना लाइन को कंसिडर करें, अगर आपसे एलिप्स का एरिया पूछा जाता तो आप इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था ना सिमेट्रिकल होने की वजह से हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इस तरह से स्ट्रिप लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आप निकाल लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका आंसर आ जाता। और अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की वजह से एरिया निकालना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन की वजह से तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन को यूज करें तो उसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह से होगी। तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, फिर नीचे वाली लाइन का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया जो मैंने आपको शेड किया ब्लू कलर से वो निकल आएगा। यानी कि जो बाउंडेड स्ट्रिप होगी वो बहुत ही छोटी होगी और बाउंडेड स्ट्रिप मैं आपको दिखा रहा हूं वो कौन सी होगी। तो अगर आप चाहें तो बाउंडेड स्ट्रिप ही बनाएं क्योंकि आपको कंप्लीट एरिया नहीं निकालना है, आपको सिर्फ एरिया निकालना है बाउंडेड स्ट्रिप का। तो दिस इज योर बाउंडेड स्ट्रिप, आपको ये एरिया निकालना है। तो बच्चों इसमें जो स्ट्रिप बनाते हैं वो सिर्फ एक बाउंडेड स्ट्रिप होती है। तो बाउंडेड स्ट्रिप मैंने आपको मार्क कर दी है, दिस इज योर बाउंडेड स्ट्रिप। यानी कि ये बाउंडेड स्ट्रिप आपकी स्क्रीन पे मैंने मार्क कर दी है। अगर आप एग्जाम में प्रॉपरली दिखाना चाहें तो ये आपकी बाउंडेड स्ट्रिप है जो छोटे से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रही होगी। और नीचे वाली स्ट्रिप इमेजिनरी है क्योंकि वो यूज नहीं की गई है, क्योंकि हम पूरी स्ट्रिप में से छोटी वाली स्ट्रिप को माइनस कर रहे हैं तभी हमारे पास बाउंडेड एरिया आ रहा है। इसलिए नीचे वाली स्ट्रिप जो है उसको आप हटा सकते हैं या डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, लाइक्स। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आप बाउंडेड एरिया जानते हैं निकालना, यानी कि ऊपर वाला y किसका है, ऊपर वाला y है एलिप्स का, नीचे वाला y किसका है, नीचे वाला y है स्ट्रेट लाइन का। आप दोनों को माइनस करिए, दोनों के y पहले निकाल लीजिए, y निकालने में हम आपकी हेल्प करते हैं। तो यहां से आएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर is equal to a square minus x square upon a square. That means ये बन जाएगा y square is equal to b square upon a square times a square minus x square. और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to b by a times
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये। और स्ट्रेट लाइन से आप y खुद ही निकाल लीजिएगा, उससे निकालना y बहुत आसान है। अब आप अपने फाइनल आंसर के लिए अगली स्क्रीन पे चलिए। अगली स्क्रीन, आपका बाउंडेड एरिया जो होगा फाइनल, वो होगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा वाला ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, और 0 से a लिमिट डालेंगे। तो ऊपर वाला y अभी मैंने आपको लिख करके दिखाया था, वो है b बाई ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लाइन से y आप निकाल लीजिए। जब आप लाइन से y निकालेंगे तो आएगा b बाई ए टाइम्स a माइनस एक्स। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन बन गया है, और इंटीग्रेशन आप सॉल्व करना जानते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो फाइनल आंसर होगा आपका 1/2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है, 1/2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपका फाइनल एरिया मैंने निकाल के आपको दे दिया। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे दोबारा जल्दी ही आना है, इसलिए आपको ये पार्ट इतना क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ध्यान देना है आपको। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैं पूरी तरीके से इसको लिख रहा हूं, आप भी लिखिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of region enclosed between two circles, दो सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो बच्चों इन दो सर्कल से जो भी एरिया बाउंडेड होता है वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले वही आप पुराना काम करिए जो करते हैं। एक्सेस बनाइए, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले ध्यान देते चले जाइए, ओरिजिन है, और जो पहला सर्किल है, पहले सर्किल को आप जानते हैं, उसको आप इस तरह से लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, और सेंटर आपका 0,0 है। तो सर्किल को आप ड्रॉ करना चाहें तो वो सर्किल मैं आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, बाकी सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। ये सर्किल आपको मैंने ड्रॉ करके दे दिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट जरूर लिखें। ये रेडियस है आपकी, रेडियस के कोऑर्डिनेट है 1,0, ये -1,0, और ये 0,1 और 0,-1। उसके बाद आपके पास एक दूसरा सर्किल दिया है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है। तो अगर आप इस सर्किल को बनाएंगे, ये सर्किल साफ है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा सर्किल। दूसरा देखिए, अभी हमने कोई भी रीजन शेड नहीं किया है, अभी पूरा साफ सर्किल है आपके सामने, कोई भी क्लीन है। तो अब हम दूसरा सर्किल आपके सामने बनाने जा रहे हैं। तो उसका सेंटर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये आपका सर्किल ये बनना चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपके सामने सर्किल बना दिया है। तो अब आपको करना क्या है, इन दो सर्कल्स जो एरिया एनक्लोज है वो एरिया आपको निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि एक्स एक्सिस के बिलो और एक्स एक्सिस के नीचे सिमेट्रिकल एरिया, अगर उस एरिया को आप अभी भी पहचान नहीं पाए तो मैं उस एरिया को आपको दिखाता हूँ, वो एरिया कहाँ पर है। ये देखिए, ये एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपकी स्क्रीन पे, इस एरिया को आपको निकालना है। तो अगर आप बिलो अबव एक्स एक्सिस निकाल लेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका कंप्लीट एरिया
आ जाएगा। तो आपको पूरा एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, सिर्फ ऊपर का एरिया अभी शेड करिए। तो ऊपर का एरिया मैं आपके सामने शेड कर रहा हूँ ये। और ऊपर के एरिया में मजेदार बात ये है कि ऊपर का एरिया दो रीजन्स में स्प्लिट हो गया है। ऊपर का एरिया दो रीजन्स में स्प्लिट हो गया है, यानी कि एक रीजन आपका फर्स्ट वाला है और रीजन आपका सेकेंड वाला है। ये दो एरिया है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो कर्व का डिवीजन है, एक कर्व अलग है और दूसरा कर्व अलग है। तो देखिए मैंने दो कर्व्स अलग अलग दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने अभी आपके सामने रेड कलर की लाइन मार्क की है, ये कर्व की डेफिनेशन अलग है, यानी ये कर्व से जो एरिया आएगा वो आप पहले लीजिए, क्योंकि इस एरिया को आप निकालना जानते हैं। क्या करेंगे, रीजन फर्स्ट में dx की स्ट्रिप ले लेंगे, आपका रीजन आर एरिया आ जाएगा। किस तरह से लेंगे उसको मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने स्ट्रिप ली, ये स्ट्रिप मैंने ग्रीन कलर की बना दी है, तो आपको ये स्ट्रिप क्लियर होनी चाहिए। ये स्ट्रिप मैंने आपकी स्क्रीन पर बना दी है ग्रीन कलर से। और दूसरी स्ट्रिप जो आप लेंगे वो आगे रीजन 2 में जाकर के लेंगे, क्योंकि वहां पे कर्व की डेफिनेशन अलग है और उस रीजन में मैं उसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से वो रीजन क्लियर होगा। तो ये देखिए ये वाला एरिया, तो जो रेड कलर की बाउंड्री है उसने फर्स्ट और सेकेंड दो रीजन में एरिया डिवाइड कर रखा है। तो आपको बच्चों क्या करना है, वहां पे आप दूसरे रीजन में आपको जाकर के स्ट्रिप लेनी है। तो स्ट्रिप आप कैसे लेंगे, तो स्ट्रिप लेने का तरीका ये होगा। तो आपने बच्चों दो तरह की स्ट्रिप ली है, एक रीजन फर्स्ट में और एक रीजन सेकंड में। इन दोनों स्ट्रिप से पहले आप एरिया निकालिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको कम समझ में आया है तो हम इसमें शेड रीजन और आपको बढ़ा देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो ये वाला रीजन है आपका फर्स्ट वाला, पहले आप इसका एरिया निकालेंगे। तो ये रीजन मैंने आपको दिखा दिया है, और फिर ये रीजन आपका 2 है, उसका एरिया आप निकालेंगे। तो रीजन 2 को भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो रीजन 2 को भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये है आपका रीजन 2। फिर आप इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले आप रीजन 1 का निकालिए, फिर रीजन 2 का निकालिए, और बीच में जो डिवीजन वाली लाइन है उसको इंडिकेट करते रहिए ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे दो कर्व्स की डेफिनेशन है। तो वहां पे फिर से मैंने एक ब्लैक कलर की लाइन आपको इंडिकेट करके दिखा दी। और दोनों कर्व को आप सॉल्व कर लीजिए। जब दोनों कर्व को आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर x और y निकल करके आ जाएंगे, x और y आपके निकल करके आ जाएंगे। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताने होंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करके क्या आ रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोनों कर्व को सॉल्व करके ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप बताइए क्या आ रहे हैं। ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर कट आपको नजर आएगा कि उसमें x की वैल्यू जो होगी वो हाफ आएगी। जो x की वैल्यू होगी वो हाफ आएगी, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, हाफ आएगी। और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है वो भी आप बता दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है जब आपने x हाफ डाला है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 दी है। तो अगर आप चाहें तो नीचे वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, हाफ कॉमा माइनस √3/2, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपके पास एकदम पिक्चर क्लियर है, अब आप काम कर लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले कर्व का बाउंडेड एरिया निकालेंगे। तो वो क्या होगा, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। अब x एक्सिस का तो y 0 ही होता है, तो सीधा सीधा आप पहले कर्व का बाउंडेड एरिया y dx करके निकाल लीजिए। तो पहले फर्स्ट वाले रीजन का जो बाउंडेड एरिया होगा वो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वहां पे y की वैल्यू होगी और सभी बच्चों को ये क्लियर होगी। और उसमें जो एरिया होगा वो 0 से लेकर के हाफ तक, प्लस फिर आप क्या करेंगे, हाफ से लेकर के 1 तक चलेंगे और हाफ से लेकर के 1 तक आपको फिर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जो अभी एक्सप्रेशन लिख रहा है उसमें y की वैल्यू क्या होगी वो आप फिर से लिखिए। उसमें y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। और दूसरे वाले में y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से 1। तो ये आप पहला एरिया निकाल लीजिए, दूसरा एरिया निकाल लीजिए, और दोनों को ऐड करके आप उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसमें जो आपके फॉर्मूले यूज होंगे वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, वो मैं आपको कई बार इंटीग्रेशन में बता चुका हूं, आज मैं आपको फिर से बता देता हूं। वो होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो सभी बच्चों को ये क्लियर है। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और जो भी आएगा उसको डबल करना है आंसर, आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाए। तो ये बच्चों करने का मेथड होता है। सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस तरह से किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी समझ लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of triangle. Using integration, find the area of triangle ABC whose vertices have coordinates A 2,5, B 4,7, C 6,2। तो यहां पर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया सभी बच्चे वैसे भी निकालना जानते हैं अगर 3 वर्टिसेस दिए हों, क्योंकि ये तो क्लास 9th का ही क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हम उसको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यूज करके करेंगे तो हमें किस तरह से करना होगा वो आपको समझना होगा। तो ये मैंने आपके सामने एक्सिस ड्रॉ कर दी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉइंट्स में प्लॉट कर दे रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। आपका जो ए पॉइंट है वो 2,5 है, तो 2,5 यहां पर कहीं होगा, ये पॉइंट आपका ए हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका बी, वो है 4,7, यानी x में 4 y में 7, ये आपका पॉइंट हो गया 4,7। तो दूसरा पॉइंट बी आप मार्क करिए 4,7, ये आपका पॉइंट हो गया बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,7। और तीसरा पॉइंट है 6,2, तो 6,2 आपका कुछ ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है सी, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,5। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन करके आ रहा है। उस ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है आपके सामने, तो इस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए काफी आसान सा काम है कि आप अगर अपना शॉर्टकट से फॉर्मूला निकालना चाहें और शॉर्टकट से आंसर लगाना चाहें तो आंसर आप रफ में पहले से ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि छोटी क्लासेस में आप आंसर इस तरह से निकालते थे, 1/2 क्या लिखते थे, 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपके जो वर्टिसेस हैं उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए, और आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, तो आपके पास एरिया शॉर्टकट में पहले से ही आ जाएगा। उसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको क्लास 12th के हिसाब से करना होगा, 11th के हिसाब से करना होगा, तो इस तरह से नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जो टेक्निक या समझ में आ रही होगी वही लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाउंडेड एरिया है तो, लेकिन उसमें डेफिनेशन अलग अलग है। एक डेफिनेशन अलग है और एक डेफिनेशन अलग है, तो इसलिए मैंने रीजंस को अलग अलग स्प्लिट कर लिया है।
तो पहले आप जो एरिया निकालेंगे वो एरिया निकालेंगे रीजन एबीडी का, और फिर एरिया निकालेंगे रीजन बीडीसी का। और आपको स्ट्रिप यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि अगर हम एबी की स्ट्रिप लेंगे तो एबी की स्ट्रिप आपकी कुछ इस तरह से बन के आएगी, और अगर आप एडी की स्ट्रिप लेंगे तो एडी की स्ट्रिप कुछ इस तरह से बन करके आएगी। और जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया आ जाएगा। यानी जो आपकी फाइनल स्ट्रिप होगी, वो फाइनल स्ट्रिप जो लाई करेगी वो आपकी लाई करेगी किसके बीच में, ए बी और ए डी के बीच में। उसी तरीके से जब आप बीडीसी वाले रीजन में आएंगे तो वहां पे भी आपको स्ट्रिप क्लियर कट नजर आएगी। ये पहले बीसी की स्ट्रिप बनेगी जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाई है, फिर डीसी की स्ट्रिप बनेगी, डीसी का एरिया आएगा अबव एक्स एक्सिस, लेकिन हमको जब दोनों को माइनस करेंगे तो फिर एक छोटी सी स्ट्रिप बन जाएगी। वो छोटी सी स्ट्रिप अभी आपकी स्क्रीन पे मैं बनाने वाला हूं। वो छोटी सी स्ट्रिप ये रहेगी, और ये दोनों ही एक छोटे से रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगी। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाते हैं तभी आप एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहला रीजन का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे रीजन का एरिया निकालेंगे। और लिमिट्स आपको पहले ही से पता है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें ए बी लाइन की इक्वेशन नहीं पता है, ए सी लाइन की इक्वेशन नहीं पता है, बी सी लाइन की इक्वेशन नहीं पता है। तो बस हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसका स्टैंडर्ड होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप इस तरह से ए बी लाइन की इक्वेशन मानेंगे। ए बी लाइन में एक बार a को x1 y1, b को x2 y2। सिमिलरली आप ऐसे करके तीनों लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे। जब निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जब आप निकालेंगे तो हर लाइन की इक्वेशन आएगी। जैसे बच्चों बीसी लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ। बीसी लाइन की इक्वेशन आएगी 5x प्लस 2y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, और आपको यहाँ से y निकालना होगा। सिमिलरली बच्चों आपको एसी लाइन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एसी लाइन की इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों आपको ए बी लाइन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और ए बी लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह से आपके पास इक्वेशंस आ गई। अब आपका काम खत्म हो चुका है, आप डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप एरिया निकालेंगे, कंप्लीट एरिया, और जो कंप्लीट एरिया होगा वो एरिया होगा रीजन, यानी कौन से ट्रायंगल का, ए बी डी का, प्लस एरिया ऑफ रीजन, कौन से ट्रायंगल है रीजन में, वो ट्रायंगल है बी डी सी का। चलिए बच्चों, तो पहले हम ए बी डी का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। तो ऊपर कौन सा y है, ए बी का y है, तो ए बी का y क्या आएगा वो आप अपनी इक्वेशन से निकाल लीजिएगा। वो आएगा 34 माइनस 5x अपॉन 2, ये हो गया ए बी का y। अब बच्चों आप एडी का y निकालिए, क्योंकि एडी या एसी का ये दोनों बात एक ही है। जो एडी लाइन की इक्वेशन होगी वही एसी लाइन की इक्वेशन होगी। तो बच्चों जब आप यहां से निकालेंगे तो उसका जो y आएगा वो आएगा 26 माइनस 3x अपॉन 4। तो बच्चों ये माइनस करने पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, dx लिख लीजिए, और x की लिमिट आपको क्लियर है। x की लिमिट होगी बच्चों 2 से लेकर के 4, 2 से लेकर के 4, 2 से 4, प्लस बच्चों अब यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेशन मैं लिखूंगा। वो इंटीग्रेशन आपका होगा किसके लिए, रीजन बीडीसी के लिए। और उसका जब आप एरिया लिखेंगे तो इसका एरिया किस तरह से आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ऊपर वाले का y, ऊपर कौन है, BC, तो BC का y क्या होगा, BC का y होगा 34 माइनस 5x अपॉन 2। ये हो गया आपका ऊपर वाले का y, माइनस नीचे वाले का y जब आप करेंगे तो वो
उसी लाइन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे बच्चों बस एक जगह ए बी का वाई आपको चेंज करना पड़ेगा। ये ए बी का वाई फिर से लिख दीजिए आप। ए बी का जो वाई है वो है x+3 है। ए बी का वाई x+3, तो ए बी का वाई माइनस ए सी का वाई, और फिर आप लिख रहे हैं बी सी का वाई माइनस डी सी का वाई। तो बी सी का वाई आपके सामने और डी सी का वाई अभी आपने लिखा था, उसको फिर से लिख लीजिए 26 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये बच्चों हो गया, और इसमें लिमिट होगी 4 से लेकर के 6, 4 से लेकर के 6। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इसका बहुत ही आसान है, 7 स्क्वायर यूनिट्स। और आंसर तो आप शॉर्टकट से पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेट कर लेते हैं और आंसर आपका निकल आता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल का क्वेश्चन था। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने धीरे धीरे आपको समझा करके ये क्वेश्चन कर लिया। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। तो ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है पूरी तरीके से। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने जा रहे हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहें। तो सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान की तरफ देखते रहें ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भले हम लोग नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व, find the area of region bounded by curve y square is equal to 2y minus x and the y-axis तो ये बच्चों आपके सामने बन करके आ गया है। अब आप इसको देखिए किस तरह से ये होगा। तो सबसे पहले वही पुराना काम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप मार्क कर लीजिए और इस कर्व की ट्रेसिंग करिए। कर्व है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ये एरिया बाउंडेड रीजन जो है वो वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच का है। अगर ये वाई एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस इक्वेशन में आप एक्स को 0 डाल दीजिए। इस इक्वेशन में आप एक्स को 0 डाल दीजिए। जैसे आप एक्स को 0 डालेंगे तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता पड़ जाएंगे। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये अगर y एक्सिस में आपको बाउंडेड एरिया देखना है तो ये y एक्सिस को कट करेगा, उसका मतलब x 0 होगा। तो आप इस प्रोसेस को इस तरह से करेंगे तो आपको क्लियर कट है y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 आएगी और एक y की वैल्यू 2 आएगी। और बच्चों आप समझ रहे हैं ये y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x टाइप्स का है और y इज इक्वल टू समथिंग x टाइप का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। वो कैसा पैराबोलिक ग्राफ होता है? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax जैसा पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का। तो ये हो गया बच्चों। तो बच्चों जब आपके पास दो पॉइंट्स तो निकली गए हैं y एक्सिस के अलावा, तो जब एक x 0 होगा तो y 0 होगा और जब आपने x 0 डाला है तो y 2 भी आया है। उसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये किस तरह से पास करेगा ये अब आप समझ गए होंगे। ये ओरिजिन से पास करेगा और 0,2 से पास करेगा। ये ओरिजिन से पास करेगा और 0,2 से पास करेगा और y एक्सिस पे बाउंडेड एरिया बनाएगा। तो उसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से ही होगा जैसे मैंने आपके सामने अभी कर्व बनाया है। क्योंकि इसको ये दो पॉइंट से पास करना है, 0,0 है
और एक 0,2 है, तो ये पास करता हुआ y एक्सिस पे जो एरिया बाउंड करेगा वो कुछ इस तरह से ही होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो एरिया है उसमें वर्टिकल स्ट्रिप नहीं है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो एरिया का बदल जाएगा। पहले आप यूज कर रहे थे y dx, अब आप यूज करेंगे x dy, यानी अब आपकी लिमिट होगी किसकी, अब आपकी लिमिट होगी y की। कैसी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी। तो बच्चों सबको क्लियर होना चाहिए, और y सबको क्लियर है यहाँ पे कि जो y है आपका वो कहाँ से मेंटेन हो रहा है, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे, y मेंटेन हो रहा है 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक आपको ये एरिया निकालना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में समझाया था। तो सबसे पहले वही बच्चों आप करेंगे जो मैंने बताया कि y की डिस्टेंस पे dy का एलिमेंट कट करेंगे, वो स्ट्रिप आ जाएगी, उसका एरिया निकालेंगे, फिर कंप्लीट स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आप उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2। तो बच्चों आपको ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन x dy जो होगा वही आपका आंसर होगा, और y की लिमिट होगी 0 से 2, और x की वैल्यू आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और बच्चों कमाल की इक्वेशन है, अगर आप यहाँ से y निकालना चाहें तो आपका y निकलेगा भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ x ही निकल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू होगी 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चों आपका एरिया आ गया, और इसको आप 0 से 2 में सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको समझाया था, जब स्ट्रिप का नेचर बदलेगा तो आप किस तरह से एरिया निकालेंगे। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर है। अब आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन से और भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दोबारा करने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है आपका स्केच, जिस तरह से क्वेश्चन होता है वैसे ही लिख देते हैं। स्केच द रीजन lying in the first quadrant and bounded by y is equal to 9x square, x equal to 0, y equal to 1 and y is equal to 4, and find area using integration को यूज करके आपको इसका एरिया। तो बच्चों वही पुराना काम अब स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले एक्सेस बनाइए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और बनाने के बाद ड्रॉ करिए, कर्व की ट्रेसिंग करिए। सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, इसका मतलब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 9 हो गया। इसका मतलब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला ग्राफ है, और सभी बच्चे जानते हैं ये ग्राफ किस तरह से नेचर अपना दिखाता है। ये ग्राफ होता है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं। दिस इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, जिसकी इक्वेशन अब आप समझ गए हैं। इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इसकी इक्वेशन है जो आपकी स्क्रीन पे है। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर और भी लाइन्स है, उसको आपको ध्यान देना होगा। y एक्सिस की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, जो मैंने यहाँ पे मार्क की है। y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 भी आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये y इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, और 4 कुछ यहाँ पे मान लेता हूँ, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 और ये जो दोनों लाइन्स हैं ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो लाइन्स बच्चों वो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिए, ये कुछ इस तरह से लाइन्स होगी। ठीक है बच्चों, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
तो सभी बच्चों को यहाँ पर पूरा क्लियर है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको जो एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप एरिया कंसिडर करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो बच्चों देखो, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, आपकी स्क्रीन पे पूरी तरीके से विजिबल होगा, क्लियर होगा, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये मैंने बाउंड कर दिया। तो ये एरिया बच्चों मैंने बाउंड कर दिया, मैंने और भी डार्क कर दिया ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये जो एरिया बाउंड हुआ है ये ऑन दी वाई एक्सिस हुआ है, ये ऑन एक्स एक्सिस नहीं, ये ऑन दी वाई एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स होंगी वो चेंज हो गई हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि आप वाई की डिस्टेंस पे एलिमेंट कौन सा लेंगे, डी वाई का लेंगे, एक्स की डिस्टेंस पे डी एक्स का नहीं लेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, ये तो वाई एक्सिस पे ग्राफ है। तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए स्ट्रिप बना देता हूँ ताकि आपको सम कंफ्यूजन नहीं आए। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, मतलब y की डिस्टेंस पे आपने dy का एलिमेंट लिया है और उसको आप इंटीग्रेट करेंगे y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 तक, जो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ कंप्लीट। तो कोऑर्डिनेट है कंप्लीट 0,4 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,1। ये कोऑर्डिनेट आपको क्लियर होने चाहिए, लिख दिए मैंने कोऑर्डिनेट। अब आप y को 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इस एरिया को निकाल लीजिए, डायरेक्टली आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, एरिया होगा एक्स डी वाई। क्या होगा, एक्स डी वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये आपका कर्व है, कर्व की इक्वेशन आपको पता है, उसमें से एक्स निकाल लीजिए। तो एक्स होगा अंडर रूट ऑफ 4ay, ठीक है। तो एक्स डी वाई, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊपर वाले का x माइनस नीचे वाले का x, नीचे वाले का x 0 होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, या आप डायरेक्टली अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका x क्या है, अंडर रूट ऑफ 4ay, मैंने फिर से लिख दिया ताकि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चाहे बाउंडेड एरिया के कंसेप्ट से निकालिए, चाहे मैं आपको शुरुआती दौर पे एक लेक्चर आपको बताया था काफी देर तक, उसके कंसेप्ट से निकालिए, आपका ये हो गया है। और यहाँ पर जो एक्स डी वाई है, तो यहाँ पर y की लिमिट आप डाल दीजिए, जो y की लिमिट होगी, y की लिमिट है आपकी 1 से लेकर के 4 तक, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14/9, 14/9 कुछ इस तरह से निकलेगा, 14/9 टाइम्स करके, इसको आप अपने आप से भी निकाल लीजिएगा। आप अपने आप से भी निकाल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y इक्वल टू 9x² है, तो आपको वो यूज करनी है। तो आप इक्वेशन की जगह जो दिया है वैल्यू वही यूज करिए। इक्वेशन जो है आपको पास गिवन है पहले से ही, वो है y इक्वल टू 9x²। दैट मीन्स x क्या आपका होगा, x होगा आपका अंडर रूट ऑफ y/9, दैट मीन्स अंडर रूट y/3। तो ये है बच्चों आपका x, क्योंकि हम लोग के पास इक्वेशन गिवन है तो हम लोग वही पुट करेंगे। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 14/9 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन किया है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। और रीजन आपको बहुत ही दिया हुआ है, लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। तो देखिए रीजन किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो लिखा गया है x, y, और
जो इस तरह से रीजन है वो आपको दिया गया है। फिर दूसरा रीजन भी दिया हुआ है, फिर तीसरा रीजन भी दिया हुआ है। तो इन सब से जो बाउंडेड एरिया होगा कॉमन वाला, वही आपको रीजन निकालना है और उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर यहाँ पे इक्वेशंस अगर इस तरह से दी हो तो उसको आपको देख के घबराना नहीं है, ये काफी आसान काम होता है। सबसे पहले अगर आप इनको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, यही मतलब हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज वेल एज y इक्वल टू 0 लाइन इंक्लूडेड रहेगी। फिर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना लीजिएगा, और y अगर लेस लगाओ, y लेस देन, तो उसका मतलब ग्राफ के अंदर का पोर्शन लीजिएगा। उसके बाद अगेन आपको दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आप y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बना लीजिएगा, और लेस है y लेस, तो उसका मतलब इस लाइन के नीचे का पोर्शन लीजिएगा। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और x लेस देन 2 का मतलब ये जो लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन रहेगा। तो ये पार्ट है आपका। तो आप इसको ट्रेस बहुत आसानी से कर लेंगे। बस ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज में दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन छोड़ दो और आपके 5 नंबर चले जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं सब। पहले 6 मार्क्स के होते थे, अब ये 5 मार्क्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनका वेटेज कम होता चला जाएगा और पेपर आपका लेंदी होता चला जाएगा। पेपर में मेहनत उतनी होगी, लेकिन पेपर सब आपके लेंदी होते चले जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले बच्चे करके निकल चुके हैं उनके लिए ये आसान था, क्योंकि उनको उसमें समय ज्यादा मिलता था और नंबर भी ज्यादा मिलते थे। लेकिन आपका जो समय है वो इस तरह से बन गया है कि समय कम है और नंबर भी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए आप फंस चुके हैं। तो पहले जितना पेपर 100 मार्क्स में आता था, अब उतना ही पेपर आपके पास 80 मार्क्स में आता है। तो आप समझ चुके हैं कि 100 मार्क्स के पेपर को 80 मार्क्स का कर दिया गया है, और टाइम उतना ही, सारे क्वेश्चंस उतने ही है, क्वेश्चंस कम नहीं किए गए। चलिए ठीक है, ओके। तो हम लोग के पास यहाँ पर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये दोनों मेन लाइंस है। तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करके यहाँ चेक कर लीजिए। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इनको सॉल्व करके देखिए, क्या ये सॉल्व होकर के कोई इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहे हैं? अगर इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहे हैं तो उसका मतलब ये कट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप 4ay टाइप का है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का जो ग्राफ होता है ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है। क्लास 11th में आपको पैराबोला जरूर पता होना चाहिए, वरना आपको आइडिया बिल्कुल नहीं पता रहेगा। क्लास 11th में कोनिक सेक्शन आपको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बना करके रख दिया है। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इन दो कर्व को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर तो आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 0,1 और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1,2। तो 0,1 और 1,2 इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। ये तो ये दोनों कट करेंगे, तो कट करते हुए मैंने आपको शो कर दिया है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट आएगा 0,1 और एक पॉइंट आएगा 1,2। अब आपके पास और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0, x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0। अब किसकी प्लॉटिंग बची? सिर्फ x इक्वल टू 2 की। तो x इक्वल टू 2 लाइन आप सब लोग जानते हैं y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x इक्वल टू 2 लाइन में y एक्सिस के पैरेलल बना के दिखा रहा हूं आपको, तो शायद नहीं होगी। तो पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो ये हो गया 0, यहाँ पे है 1 और उसके आगे होगा 2, 2 उसके आगे होगा, 2 उसके आगे होगा। इसका मतलब जब आप
ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 उसके आगे, 2 उसके आगे, तो प्लॉट करिए आप। तो ये हो गई लाइन x इक्वल टू 2, ये हो गई लाइन x इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये पैराबोला को कहाँ पे कट करेगी, तो पैराबोला की इक्वेशन में x इक्वल टू 2 डाल दीजिए तो आपका y आ जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कट कहाँ करेगी। उस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिएगा x इक्वल टू 2, और लेस देन 2 दिया है तो इसका मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो अब आप रीजन डिफाइन करिए, कौन सा रीजन होगा, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा, पैराबोला के लेस देन है तो नीचे का पोर्शन होगा, लाइन पे भी लेस है y लेस देन x प्लस 1 तो उसके भी नीचे का पोर्शन होगा। तो मतलब आपका कॉमन रीजन यहाँ पे क्लियर है। अब कॉमन रीजन अब आप शेड कर लीजिए अपने आप से, दिस इज योर कॉमन रीजन, क्योंकि लाइन के भी नीचे और पैराबोला के भी नीचे और x इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका ये रीजन हुआ। और ये रीजन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये रीजन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, क्योंकि इसमें y की डेफिनेशन अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, पहले इतना एरिया निकालेंगे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले आप ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया। तो पहले आप बच्चों ये वाला एरिया निकालेंगे जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है, फिर बच्चों आप दूसरा वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास बच्चों ये दो एरिया है, यही आपको निकालने हैं, रीजन 1 और रीजन 2, इसको आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे दो स्ट्रिप कंसिडर होंगी। अब आपका मन, आप स्ट्रिप बनाते हैं इस लेवल पे कि नहीं बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं स्ट्रिप यहाँ बना देता हूँ। तो एक स्ट्रिप बच्चों यहाँ पर कंसिडर होगी और एक स्ट्रिप यहाँ पर कंसिडर होगी, दिस इज योर स्ट्रिप, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये स्ट्रिप क्लियर तरीके से विजिबल है, जिसकी लेंथ होती है dx। क्या लेंथ होती है, dx। तो बच्चों सबसे पहले पहले वाला एरिया निकालिए, फर्स्ट रीजन में एरिया निकालिए, फिर सेकंड रीजन में एरिया निकालिए। फर्स्ट रीजन में जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी x की लिमिट आएगी 0 से 1, और सेकंड रीजन में जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी और x प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यानी y वहां पर कितना होगा 2,3, x2 डालेंगे तो y3 आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया। तो बच्चों अब इसका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे क्लास फिर ओवर हो जाएगी। तो ये है बच्चों फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होगा, आप देख सकते हैं फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले फाइनल आंसर फर्स्ट वाले रीजन में क्या है, पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और dx का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 1 प्लस, फिर आप यही काम सेम रिपीट करेंगे। फिर उसमें जो है जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, आप x प्लस 1 लिखेंगे, dx लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेके 3 तक। तो बच्चों जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कंप्लीट एरिया निकल करके आ जाएगा। और बच्चों ये कंप्लीट एरिया जो आएगा उसका आंसर आएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया है।